हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक का दूसरा लेक्चर है। और हम पहले लेक्चर में फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए थे। उसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको हम लोग आधा किए थे। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है उसी फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या देखना है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। तो वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः किसी बिना संशोधन अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। यहाँ पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। राष्ट्रपति को यह शक्ति देने के दो कांड है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने के दो कांड है। नंबर फर्स्ट, संसद के जल्दबाजी और सही ढंग से विचार न किए गए विधान को रोकने के लिए, पहला नंबर। और दूसरा, असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए। तो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने के दो कांड है, एक तो संसद के जल्दबाजी और सही ढंग से विचार न किए गए विधान को बनने से रोकने के लिए, और असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए, अब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है ये बताया गया है। तो राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्तियों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर फर्स्ट, राज्यों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राज्यों के कार्यकारी प्रमुख की वीटो शक्तियों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, अत्यंतिक वीटो। नंबर सेकंड, विशेषित वीटो। नंबर थर्ड, निलंबनकारी वीटो। और नंबर फोर, पॉकेट वीटो। अब हम लोग इनके बारे में सब एक एक करके देखेंगे कि अत्यंतिक वीटो क्या होता है, विशेषित वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है और पॉकेट वीटो क्या होता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और इसमें कि उपरोक्त चार में से भारत के राष्ट्रपति में तीन शक्तियां हैं। एक तो अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो नहीं थे। कौन कौन सी? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीन शक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेषित वीटो महत्वहीन है, यानी कि विशेषित वीटो भारत का राष्ट्रपति इस वीटो को प्रयोग नहीं करता है। विशेषित वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, ठीक है। और ये विशेषित वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं। ये विशेषित वीटो राष्ट्रपति यूज नहीं करता, ये विशेषित वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति नंबर फर्स्ट कौन 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 से थे? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, विशेषित वीटो और पॉकेट वीटो। तो पहला नंबर है अत्यंतिक वीटो, ठीक है। अत्यंतिक वीटो क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलत हो गया, ये अत्यंतिक वीटो है, ठीक है। तो अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह भी दो मामलों में प्रयोग किया जाता है। अत्यंतिक वीटो दो मामलों में प्रयोग किया जाएगा। नंबर फर्स्ट, एक तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो प्रस्तुत विधेयक। एक तो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग दो मामलों में होता है। नंबर फर्स्ट, एक तो गैर सरकारी सदस्य यदि विधेयक लाता है तब अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। गैर सरकारी का मतलब है कोई ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक, तो वो हो जाएगा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयक, ठीक है। और दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में एक तो गैर सरकारी विधेयक के संबंध में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग, और एक सरकारी विधेयक के संबंध। तो सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और जब विधेयक पारित हो गया हो, मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दी और विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो, और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को इसी विधेयक पर अपनी सहमति ना देने की सलाह दे, तो यहाँ पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाएगा दो कारणों से, ठीक है। यहाँ पे दो मामले होते हैं अत्यंतिक वीटो प्रयोग करने के, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हमारा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में निलंबनकारी वीटो। कौन सा वीटो? निलंबनकारी वीटो। तो राष्ट्रपति इस वीटो के द्वारा किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा आता है। हालांकि यदि संसद राष्ट्रपति ये निलंबनकारी वीटो के द्वारा किसी विधेयक को संसद को पुनः पुनः विचार के लिए लौटाता है। यदि संसद इस विधेयक को पुनः किसी संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी होता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति वीटो इसका अर्थ है देखिए इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति वीटो को कहाँ गया? एक मिनट। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं करते। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में नहीं करता है। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु संसद को अपने प्रचार के लिए लौटा नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रपति धन विधेयक में या तो सहमति देगा या तो अपनी सहमति को रोक के रखेगा, लेकिन उसे संसद को पुनः विचार के लौटाएगा नहीं। इसलिए यहाँ पे निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता। निलंबनकारी वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति विधेयक को संसद को पुनः विचार के लिए लौटा देती है, ठीक है। और यदि संसद संशोधन या बिना संशोधन के फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को वहाँ पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना ही अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय न लेने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। दूसरी ओर अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर और विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाना होता है, ठीक है। 10 दिनों के भीतर निर्णय करना होता है। यहाँ पे
भारत के राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो है, यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं दी गई है, वो अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई भी पॉकेट वीटो नहीं है। संविधान संशोधन के संबंध में, तो संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो नहीं है। राष्ट्रपति के पास कोई वीटो नहीं। इसमें देखिए, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जब बना, तो इसमें राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया कि संविधान संशोधन से संबंधित जो अधिनियम होंगे उसमें अपनी स्वीकृति देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बाध्यकारी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखो, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। एक तो वह राज्यपाल विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, दूसरा वह राज्यपाल विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, तीसरा राज्यपाल विधेयक यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका को अपना विचार लौटा सकता है, और चौथा राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, या तो स्वीकृति देगा, या तो स्वीकृति सुरक्षित रखेगा, या तो धन विधेयक नहीं है तो पुनः विचार के लौटा देगा राज्यपाल, और या तो फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित रख देगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? देखिए, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति, मान लीजिए राज्यपाल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित रख लिया, तो संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। एक तो वह विधेयक को अपनी सहमति दे देगा, दूसरा वह विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखेगा, सहमति नहीं देगा, और तीसरा वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन अथवा बिना संशोधन के पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्यकारी नहीं। देखिए, वहाँ पर तो बाध्यकारी थे, जब संसद विधेयक पुनः विचार के बाद लौटाती तो वहाँ पर बाध्यकारी थे, लेकिन राज्य विधायिका अगर लौटाते हैं तो राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। एक तो राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी किस परिस्थितियों में करेंगे? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17 का मतलब है सत्र जब ना चल रहा हो, 17 की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही होती है, परंतु ये प्रकृति में अल्पकालीन होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों, या तो दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा, अथवा दोनों में से एक, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, नंबर दूसरा, राष्ट्रपति कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट होगा कि मौजूदा स्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्कालीन कार्रवाई करना आवश्यक है, तब अध्यादेश राष्ट्रपति लगाएगा। और तीसरा, संसद संसद सत्र अवसान की अवधि में जारी किया गया। देखो, संसद सत्र अवसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि संसद के जब सत्र अवसान की अवधि में कोई अध्यादेश लगा तो संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अध्यादेश। ठीक है, आगे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति देख लेते हैं। आगे देखो, यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेगा। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर दे तो वह कानून का रूप धारण कर लेगा। यदि इस पर संसद कोई कार्यवाही नहीं करती तो संसद द्वारा बैठक के 6 हफ्तों के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। बैठक यदि कोई कार्यवाही नहीं करती तो स्वतः ही बैठक द्वारा 6 हफ्तों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। और यदि संसद के दोनों सदन इसका निरानुमोदन करते हैं तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। निरानुमोदन कर दिए तो 6 सप्ताह से पहले ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में उन्हें बैठक के लिए बुलाया जाए तो 6 सप्ताह बाद वाली इसका अर्थ कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि, देखिए इसका अर्थ क्या है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने। चूंकि संसद के जो सत्र होते हैं उनके 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है, इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 हफ्ते होती है। चूंकि 6 हफ्ते बैठक के पश्चात, देखिए जैसे एक संसद का एक बैठक हो गई, अब दूसरी बैठक के बीच अधिकतम विलंब कर सकते हैं 6 महीने का, और दूसरी बैठक जब होगी तो दूसरी बैठक के 6 हफ्ते के पश्चात अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो गई? 6 महीने और 6 सप्ताह इतनी हो गई। ठीक है, चलिए आगे। अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति देखो, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में बताया गया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में अपराध के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। एक तो किन किन परिस्थितियों में? संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में राष्ट्रपति क्षमादान करेगा। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में राष्ट्रपति क्षमादान करेगा। यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड है तो भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति निम्नलिखित बातें सम्मिलित है। क्षमादान शक्ति में कौन कौन सी? एक तो क्षमा हो गया, एक लघुकरण हो गया, एक परिहार हो गया। क्षमा, लघुकरण
क्षमा, लघुकरण, परिहार और विराम और प्राविलंबन। चलिए हम लोग इनको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए क्षमा क्या होता है। क्षमा, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमता करने के शर्त पहला क्षमा। इसमें दंड एवं बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। दंड भी हटा दिया जाएगा और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाएगा, और दोषी की सभी दंड तथा दंड आदेशों को निर्हरतापूर्ण पूर्णतः मुक्त कर दिया, यानी कि दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। क्षमा में दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। अब लघुकरण, लघुकरण का अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के लिए जैसे मृत्युदंड का लघुकरण करके कठोर कारावास कर दिया जाए, ठीक है, ये लघुकरण होता है। और परिहार देख ले, परिहार का अर्थ है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, परिहार का अर्थ है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और देखिए विराम, विराम का अर्थ है कि किसी दोषी, यहाँ पे दोषी, कि किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को, विराम का अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को, यहाँ पे एक मिनट,